हेलो स्टूडेंट्स, आज हम काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में अगर हम पढ़ें, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आई है जो कि अब जून 2020 के लिए एंड कमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो हमारे जो शेयर कैपिटल होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओके, तो अगर हम बात करें इक्विटी शेयर कैपिटल की, तो इक्विटी शेयर कैपिटल भी हमारे दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर और एक होता है इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। ओके, तो जो ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? वो इक्विटी शेयर्स होते हैं जो कि प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते। मतलब कितनी अच्छी डेफिनेशन दी है। इक्विटी शेयर वो होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते। ओके, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कौन से होते हैं? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो शेयर कैपिटल होते हैं जिनको कुछ प्रेफरेंशियल राइट दिया जाता है, जैसे प्रेफरेंशियल राइट टू रिसीव डिविडेंड एंड और जब वाइडनिंग अप होता है कंपनी का तो उसमें जो कैपिटल की पेमेंट होती है वो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ही दी जाती है। तो इनको कुछ प्रेफरेंशियल राइट दिए जाते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को छोड़ के बाकी जो बचते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं। ओके, तो हम बात करते हैं इक्विटी शेयर। हमारा मेन फोकस है आज के टॉपिक का इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट का। ओके, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो उसमें मैं पूरा का पूरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट की। तो ये क्या बोलता है? जो डिफरेंशियल, इनको जो है डिफरेंशियल राइट मिलता है एज टू डिविडेंड वोटिंग राइट और अदरवाइज अकॉर्डिंग टू द रूल। इनको कुछ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स मिलते हैं किस किस चीज में? जैसे डिविडेंड और वोटिंग राइट में इनको कुछ डिफरेंशियल पावर मिलती है। ओके, जो इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है। फिर हम बात करें कि जो डिफरेंशियल वोटिंग राइट होता है इज लाइक एन ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर बट इट प्रोवाइड्स फ्यूअर वोटिंग राइट टू द शेयर होल्डर। ये जो होता है ना इक्विटी शेयर पे डिफरेंशियल वोटिंग राइट, ये सेम एज होता है ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर की तरह ही होता है, बट इन लोगों को ना वोटिंग राइट कम दिए जाते हैं। फ्यूअर का मतलब क्या होता है? कम वोटिंग राइट दिए जाते हैं इनके शेयर होल्डर्स को। ओके, एंड और आपको पता ही होगा जैसे कि जो भी स्मॉल शेयर होल्डर्स होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा ये सोचते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड मिले। उन्हें वोटिंग पोजीशन में कोई प्रॉब्लम, उन्हें वोटिंग तो चाहिए ही नहीं, अगर उसे ना भी दो तो भी चलेगा, लेकिन उनको डिविडेंड चाहिए। तो क्या बोलते हैं? स्मॉल शेयर होल्डर आर मोर इंटरेस्टेड इन हायर डिविडेंड, दे आर जनरली नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग वोटिंग पोजीशन। उन्हें वोटिंग पावर में कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं रहती है। वो सोचते हैं कि हमें जितना ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड मिले उनके लिए ये ज्यादा बेनिफिटेड होता है, ठीक है। तो ये लोग वोटिंग पावर की तरफ नहीं भागते, इसलिए वो लोग क्या करते हैं? इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट लेते हैं कंपनी के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कंडीशन पास्ड बाय द कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014। जो कंपनीज एक्ट का कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014 है, इन्होंने इसने जो है कुछ कंडीशंस पुट अप की है कंपनी के ऊपर कि अगर ये सारी कंडीशन अगर कंपनी फुलफिल करती है तो ही कंपनी जो है इक्विटी शेयर विद डीवीआर जो है इशू कर सकती है, अदरवाइज वो कंपनी इशू ही नहीं कर पाएगी डिफरेंशियल वोटिंग राइट। तो कौन कौन सी कंपनियां, चलिए देखते हैं। Any company, whether it is listed or unlisted or a public company limited by share, shall issue equity share with differential voting right। चाहे तो कंपनी लिस्टेड है चाहे अनलिस्टेड है, और अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो वो लिमिटेड बाय शेयर्स होनी चाहिए, तो वो इशू कर सकती है इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट, बट सब्जेक्ट टू फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। अगर वो इन सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है तो ही डीवीआर इशू कर पाएगा। ओके, तो सबसे पहली कंडीशन बोलता है कि जो डीवीआर इशू करने की जो पावर है वो पावर ऑथोराइज की होनी चाहिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। ओके, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी ऑथोराइज टू इशू शेयर विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट, उसने ऑथोराइज किया हो, मतलब कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हो कि कंपनी जो है इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट इशू कर सकती है। फिर हमारा सेकेंड पॉइंट है कि द इशू ऑफ शेयर इज ऑथोराइज्ड बाय एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास्ड एट जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर। जो कंपनी है अगर वो डिफरेंशियल वोटिंग राइट इशू करना चाहती है, डिफरेंशियल इक्विटी शेयर अगर वो इशू करना चाहती है, तो उसे सबसे पहले ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कंपनी की जनरल मीटिंग, किसकी? शेयर होल्डर्स की जो जनरल मीटिंग होती है उसमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। बट प्रोवाइडेड क्या बोल रहा है कि अगर कंपनी लिस्टेड है, मतलब कंपनी के जो इक्विटी शेयर है, ठीक है, वो अगर कंपनी के इक्विटी शेयर लिस्टेड है कहाँ पे? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, तो उनको जो है
उनको जो है जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है वो पास करना पड़ेगा थ्रू अ पोस्टल बैलेट से। ओके, क्या क्या कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन हो गई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पावर होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन है कि कंपनी की जनरल मीटिंग में जो है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। अगर कंपनी लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, तो उनको जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है वो पास करना है थ्रू पोस्टल बैलेट से। ओके, उसके बाद ये नेक्स्ट आते हैं हम अमेंडमेंट पे। ये अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार या एग्जाम में और कमिंग एग्जाम में पक्का 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 क्वेश्चन बनेगा इसके ऊपर से। ठीक है, तो जरा देखिएगा, लिमिट चेंज हुई है इसकी। द शेयर ऑफ, जो कंपनी होती थी इक्विटी शेयर में डिफरेंशियल वोटिंग राइट जब भी कंपनी इशू करती थी, तो पहले यहाँ पे जो 74% अब आ गया है, यहाँ पे 26% ऑफ टोटल पोस्ट इशू कैपिटल था पहले। लेकिन अब यहाँ पे क्या चेंज आया है कि कंपनी जो है इक्विटी शेयर पे डिफरेंशियल वोटिंग राइट इशू कर सकती है, बट किससे ज्यादा इशू नहीं करेगी। 74% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, पहले पोस्ट इशू था यहाँ पे, अब ये 74% ऑफ टोटल वोटिंग पावर है। इस पे ध्यान दीजिएगा कि टोटल वोटिंग पावर का है, 74% से ज्यादा नहीं कर सकती। टोटल वोटिंग पावर का 74% से ज्यादा नहीं कर सकती। पहले यहाँ पे 26% ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल था, जो कि इस बार खत्म हो गया है। ये अमेंडमेंट आई है इस बार, तो ये एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन में रिस्क मत लीजिएगा। अच्छे से याद कर लीजिएगा क्या है, 74% ऑफ टोटल पोस्ट इशू नहीं है, टोटल वोटिंग पावर है। ओके, अब उसके बाद सेकंड क्लॉज था, डी क्लॉज में बोला हुआ था कि द कंपनी हैविंग कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर। लास्ट 3 ईयर का कंपनी के पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन अब ये लाइन भी जो है अमेंडमेंट में काट दी गई है कि अब कंपनी का जो कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड है 3 साल का, वो नहीं भी होगा तो भी कंपनी जो है इशू कर सकती है डिफरेंशियल वोटिंग राइट। मैं इसका भी लास्ट में पूरा कराने के बाद 74% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर का एग्जाम्पल दूंगी कि इसका इफेक्ट क्या पड़ा है। ओके, तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि और कंसेप्ट क्या है इसके। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अब ये वाला जो कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर कंपनी का 3 ईयर का कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होगा तो भी कंपनी जो है इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट इशू कर सकती है। उसके बाद अगर हमारा अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो कंपनी ने डिफॉल्ट ना किया हो किसमें, फाइलिंग ऑफ, हमारा कौन कौन सी चीज की फाइलिंग में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न। कंपनी ने जो है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न जो है फाइल कर दिए हो। ठीक है, कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न फॉर 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। उसने 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर से कंटिन्यूटी में इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी और एनुअल रिटर्न भी फाइल किया होगा, तभी डीवीआर इशू कर पाएगी, अदरवाइज डीवीआर इशू नहीं कर पाएगी। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी हैज नो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ डिक्लेयर डिविडेंड। कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट ना किया हो किसकी, डिविडेंड की पेमेंट करने में, डिविडेंड को डिक्लेयर करने में। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ हमारा डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर, और किसको, मेच्योर डिपॉजिट की रीपेमेंट करने में, और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में। मतलब उसने 3 चीजों में कोई डिफॉल्ट ना किया हो, किसमें, डिविडेंड डिक्लेयर करने में, और जो डिपॉजिट है उसकी रीपेमेंट करने में, और जो रिडम्पशन करना किसका, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, प्रेफरेंस शेयर का और डिबेंचर का। ठीक है, इसमें कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट ना किया हो। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है द कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ। कंपनी ने किस किस चीज में डिफॉल्ट ना किया हो, सबसे पहले बात करेंगे किसकी, यहाँ पर था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या है, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, मतलब प्रेफरेंस शेयर की डिविडेंड में कोई भी प्रॉब्लम ना की हो, मतलब डिफॉल्ट ना किया हो। लेकिन ऊपर वाले पॉइंट में इसका रिडम्पशन था, ये ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले पॉइंट में इसका रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर था, यहाँ पे इनकी डिविडेंड है। ठीक है, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर में इन्होंने कोई भी डिफॉल्ट ना किया हो। फिर इसका सेकंड पॉइंट है रीपेमेंट ऑफ एनी टर्म लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और स्टेट। जो भी कंपनी ने टर्म लोन लिया है किससे, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर शेड्यूल बैंक से, इसमें भी कंपनी ने कोई डिफॉल्ट ना किया हो। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि स्टैचुरी पेमेंट रिलेटिंग टू इट्स एम्प्लॉयज। कंपनी ने किसी भी स्टैचुरी एम्प्लॉयज को स्टैचुरी पेमेंट में कोई भी डिफॉल्ट ना किया हो। स्टैचुरी पेमेंट कौन कौन सी होती है, जैसे ग्रेजुटी हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, बोनस हो गया, इन सब में कोई भी डिफॉल्ट ना किया हो। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि द कंपनी हैज नॉट बीन पेनलाइज्ड बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल। कंपनी जो है पेनलाइज्ड नहीं होनी चाहिए, कौन कौन से एक्ट के अंदर,
मतलब लास्ट 3 ईयर में जब कंपनी इक्विटी शेयर पे डिफरेंशियल वोटिंग राइट इशू करने जा रही है, उससे पहले के 3 सालों में कंपनी ना ही आरबीआई एक्ट के अंदर, ना ही सेबी एक्ट के अंदर, ना ही फेमा एक्ट के अंदर कन्विक्ट ना हुई हो, और कोई भी जो एनी अदर स्पेशल एक्ट है अगर इनके अंदर कंपनी कन्विक्ट हो रखी है लास्ट 3 ईयर में, तो कंपनी जो है इक्विटी शेयर पे डिफरेंशियल वोटिंग राइट इशू नहीं कर सकती है। ठीक है, कौन कौन से एक्ट है? आरबीआई एक्ट, सेबी एक्ट, फेमा, एससीआरए एंड एनी अदर स्पेशल एक्ट। ओके, उसके बाद अगर हमारा नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो द कंपनी हैज नॉट, जो हमारे कन्वर्जन नहीं हो सकता, मतलब जो ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर है आप उसको डिफरेंशियल वोटिंग राइट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और जो डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले इक्विटी शेयर है उनको आप ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर में आप कन्वर्जन नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये टोटली प्रोहिबिटेड है। उसके बाद है हमारा द इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट शैल एंजॉय ऑल अदर राइट सच एज बोनस राइट शेयर। जो हमारे इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट होते हैं वो सारे के सारे राइट इनको मिलते हैं। जैसे जो ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको क्या मिलता है? बोनस मिलता है, राइट शेयर्स मिलते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जो इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले होते हैं उनको भी मिलती है। तो इस वाले पेज में यही पॉइंट थे। सबसे पहला है कि कंपनी ने जो है डिविडेंड को डिक्लेयर करने में, डिपॉजिट को रीपेमेंट करने में डिपॉजिट की, और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करने में कोई डिफॉल्ट ना किया हो। सेकंड पॉइंट बोलता है कि प्रेफरेंस शेयर के हमारे डिविडेंड में, उसके बाद है जो रीपेमेंट ऑफ एनी, अगर कोई टर्म लोन लिया है कंपनी ने पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या शेड्यूल बैंक से, उसमें भी कंपनी ने कोई डिफॉल्ट ना किया हो। थर्ड पॉइंट बोलता है कि कोई भी स्टैच्यूटरी पेमेंट में इन्होंने डिफॉल्ट ना किया हो, जैसे कि ग्रेजुटी हो गया, पीएफ हो गया, बोनस एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हो गई। कंपनी लास्ट 3 ईयर में पेनलाइज नहीं होनी चाहिए सेबी, फेमा और एससीआरए एक्ट में, और जो भी अदर स्पेशल एक्ट है उसके अंदर। उसके बाद है कन्वर्जन नहीं हो सकता ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर का डिफरेंशियल वोटिंग राइट में, और डिफरेंशियल वोटिंग राइट का ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर में। लास्ट पॉइंट बोलता है कि जो ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर को जैसे बोनस शेयर और राइट शेयर्स वगैरह का बेनिफिट मिलता है तो वो ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर वालों को मिलता है, तो वो डिफरेंशियल वोटिंग राइट वालों को भी मिलता है। ओके, अब मैं जो अमेंडमेंट आई है इसका मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगी कि अमेंडमेंट से क्या इम्पैक्ट पड़ा है। सबसे पहले हम क्या करते थे और अब क्या इम्पैक्ट पड़ा है इसका। ठीक है, तो हम बात करेंगे जो कि पहले 26% ऑफ टोटल पोस्ट इशू कैपिटल था। ओके, ये पहले था अमेंडमेंट से पहले। ओके, अमेंडमेंट के बाद क्या आया है? अमेंडमेंट के बाद आया है 74% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। ओके, एक अमेंडमेंट तो कटी गई है, एक पॉइंट तो अमेंडमेंट से कट गया है, तो वो तो इजी हो गया। ठीक है, वो तो कट ही गया है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं 26% वालों की। ठीक है, जो पहले क्या होता था इस सेक्शन में, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो है पहले क्या होता था, मैं पहले की बात बता रही हूँ। ठीक है, कि पहले हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करते थे। ठीक है, मान के चलो, फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, ये जो है 1 लाख है हमारा क्या पोस्ट इशू, ये पोस्ट इशू है। ये मैंने कैसे बनाया? टोटल नंबर ऑफ शेयर से। टोटल नंबर ऑफ शेयर कैसे बने? फॉर एग्जाम्पल 10,000 है और इसकी फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए की, तो टोटल कितना हो गया? 1 लाख। तो 1 लाख हमारा क्या हो गया? पोस्ट इशू कैपिटल था ना, तो अब ये हमारा पोस्ट इशू कैपिटल हो गया, ये हमने यहाँ रख दिया। अब पहले क्या बोलता था कि अब इसको हम 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं। पहले जो है ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर, ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें किसकी? डीवीआर की, तो पहले जो डीवीआर होता था वो 26% था। तो अगर हम 1 लाख का 26% करेंगे तो कितना आएगा? 26,000, और बाकी बैलेंस कितना बचेगा? 74,000। तो कंपनी जो है ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर कंपनी के 74,000 होते थे, और डीवीआर कितना होता था? 26,000 हो जाता था अगर पोस्ट इशू अगर हमारा 1 लाख होता था। ओके, तो हम पोस्ट इशू के ऊपर हम ये वाला कंसेप्ट लगा के और हम इसका 26% करते थे, और फिर जो बाकी जो बैलेंस बचता था वो हमारे ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर्स होते थे। ओके, तो इतना मिलता था हमको। लेकिन इसके बाद यहाँ पे कितने हो गए? नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, ये हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हो गए। उसके बाद अब क्या होता है देखिएगा, 74% ऑफ टोटल वोटिंग पावर में मान के चलो ये ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर है और यहाँ पे हमारे डीवीआर वाले हैं। फिर से अब हम टोटल वोटिंग पावर की बात करें
तो अब यहाँ पे देखो ये क्या है, हमारे वोटिंग पावर है। अब हमारे पास वोटिंग पावर यहाँ पे 1 लाख है, ठीक है। अगर हमारा वोटिंग पावर 1 लाख है तो डीवीआर कितना होगा, 74% होगा। तो इसका 74% कितना हो जाएगा, 74,000। बैलेंस कितना बचेगा, 26,000। तो इसका मतलब इस बार कंपनी डीवीआर पे कितना इशू, इससे ज्यादा 74,000 से ज्यादा इशू नहीं कर पाएगी। बोल रहा है ना, नॉट, बोलता है नॉट एक्सीडिंग 74% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, मतलब 74% से ज्यादा नहीं कर पाएगी डिफरेंशियल वोटिंग राइट को इशू। तो मतलब इस केस में कंपनी सिर्फ कितना डिफरेंशियल डीवीआर इशू कर पाएगी, 74,000 का, ओके। और अगर हम पहले की बात करें तो पहले कंपनी जो है डीवीआर कितना इशू कर पाती, सिर्फ 26,000। तो आप डायरेक्ट इम्पैक्ट देखिए, यहाँ पे 26% था और यहाँ पे कितना हो गया, 74,000। 26,000 से लेके 74,000 तक का डिफरेंस आया, मतलब अब बढ़ा दिया गया है इस लिमिट को। तो इससे क्या होगा, कंपनी जो है ज्यादा कर पाएगी डीवीआर इशू, ओके। तो इसका इम्पैक्ट यही था। मैंने आपको बताया पहले हम पोस्ट इशू का करते थे, ठीक है, पोस्ट इशू का हम 26% निकालते थे। अब हम किसका निकालते हैं, वोटिंग पावर का, ओके। वोटिंग पावर का हम 74% निकालते हैं। तो इससे ज्यादा हम जो है इशू नहीं कर पाएगी कंपनी, ओके। तो ये इसका था दोबारा कंसेप्ट, और ये अमेंडमेंट थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ये 74% वाला क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। दोबारा से इसकी कंडीशन एक बार बताती हूँ अच्छे से, ठीक है। सबसे पहला तो इसकी कंडीशन ये बोलता है कि जो पावर है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइज होनी चाहिए। एंड दूसरा बोलता है कि अगर कंपनी डीवीआर इशू करना चाहती है तो कंपनी को ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा अपनी जनरल मीटिंग के अंदर। लेकिन अगर कंपनी लिस्टेड है तो कंपनी को जो भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन था वो पोस्टल बैलेट से ही पास करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट तो यही बोलता है कि कंपनी जो है 74% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, 74% ऑफ टोटल वोटिंग पावर से ज्यादा जो है डिफरेंशियल वोटिंग राइट इशू नहीं कर पाएगी। ये इंपॉर्टेंट पे मैंने स्टार मार्क लगाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट इसका काट दिया गया है, तो नेक्स्ट पॉइंट तो इस बार अमेंडमेंट से हटा दिया गया है। उसके बाद है अगला पॉइंट है कि कंपनी ने डिफॉल्ट ना किया हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल करने में, कब से, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर से। उसने कंटिन्यूटी में 3 साल से जो है अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल किया हो। उसके बाद है कंपनी ने जो है कोई भी सबसिस्टिंग डिफॉल्ट ना किया हो डिविडेंड को डिक्लेयर करने में, या फिर डिपॉजिट की रीपेमेंट करने में, या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और डिबेंचर के रिडम्पशन में। उसके बाद कंपनी ने डिफॉल्ट ना किया हो किसमें, डिविडेंड और प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड पेमेंट करने में। अगर कंपनी ने कोई टर्म लोन ले रखा था पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और शेड्यूल बैंक से। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि कंपनी ने कोई भी स्टैच्यूटरी पेमेंट की पेमेंट करने में, स्टैच्यूटरी ड्यूज की पेमेंट करने में कोई भी डिफॉल्ट ना किया हो। जैसे स्टैच्यूटरी ड्यूज में हमारे पीएफ आ जाते हैं, प्रोविडेंट फंड हो गया, ग्रेजुटीज, बोनस वगैरह जो एम्प्लॉइज के होते हैं, तो इसमें कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट ना किया हो। उसके बाद है कि कंपनी जो है, कंपनी इन एक्ट के अंदर पेनलाइज्ड नहीं होनी चाहिए। कब, पिछले 3 सालों में, पिछले 3 सालों में इन एक्ट के अंदर पेनलाइज नहीं होनी चाहिए। कौन कौन सा एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934, सेबी एक्ट 1992, फेमा एक्ट 1999 और एनी अदर स्पेशल एक्ट, ओके। उसके बाद है आप इसका कन्वर्जन नहीं कर सकते हो। कई बार पेपर में क्वेश्चन इसी का बनता है कि क्या आप ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर में डिफरेंशियल वोटिंग राइट में कन्वर्ट कर सकते हो, तो नहीं। तो इसका आंसर आपका डायरेक्टली रॉन्ग होगा कि आप नहीं कर सकते हो। डायरेक्टली आपको नो लिखना है कि नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ये टोटली की टोटली प्रोहिबिटेड है, ओके। तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि द कंपनी शैल नॉट कन्वर्टेड एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैरिंग डिफरेंशियल वोटिंग राइट एंड वाइस वर्सा। ऑर्डिनरी को डिफरेंशियल वोटिंग राइट में नहीं कर सकते, डिफरेंशियल वोटिंग राइट को ऑर्डिनरी में भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है जो डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर होल्डर्स होते हैं उनको भी सेम राइट होता है एज ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों की तरह। तो सेम इनको बोनस शेयर वगैरह भी मिलता है, राइट शेयर भी मिलता है, ओके। अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी आपका प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर, और आज तो मैंने पूरा इक्विटी के ऊपर बना दिया है। और आपको ये चीजें याद रखनी है कि जो इक्विटी शेयर में डिफरेंशियल वोटिंग राइट होते हैं उनके पास कुछ फ्यूअर राइट्स होते हैं, वोटिंग राइट उनको बहुत कम दिए जाते हैं, क्योंकि जो स्मॉल शेयर होल्डर होते हैं वो ये सोचते हैं कि उनको डिविडेंड ज्यादा से ज्यादा मिले, उन्हें वोटिंग पावर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, ओके। सो थैंक यू सो मच, होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।